नमस्कार। और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बिल्कुल खाली फोल्डर से शुरुआत करेंगे और इस चर्चा के अंत तक हमारे पास एक चालू वेब सर्वर होगा। और वो भी हमारे ब्राउजर में हमारे कमांड्स का जवाब देता हुआ। बिल्कुल। हम जेंगो की दुनिया में उतर रहे हैं, जो पाइथन का सबसे लोकप्रिय वेब फ्रेमवर्क है। हमारे साथ हैं द डिफिनिटिव गाइड टू स्टार्टिंग योर फर्स्ट जेंगो प्रोजेक्ट और द असाइनमेंट ऑन क्लिक मैनुअल के जरूरी हिस्से। और हमारा मिशन सिर्फ ये देखना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये समझना है कि क्यों करना है। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, मान लीजिए किसी ने आज फैसला किया कि वो एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। सबसे पहली बिल्कुल जीरो लेवल की जरूरत क्या है? देखिए, सबसे पहली और मैं कहूंगी गैर समझौता वाली जरूरत है पाइथन। जेंगो सिर्फ पाइथन में लिखा गया एक फ्रेमवर्क नहीं है, ये पाइथन के फिलॉसफी का ही एक हिस्सा है। मतलब आपके सिस्टम पर पाइथन होना ही चाहिए? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात है। स्रोतों के अनुसार ये पाइथन 3.6 या उससे नया संस्करण होना चाहिए। ठीक है, पाइथन चाहिए, लेकिन पाइथन के तो कई वर्जन हैं। क्या होगा अगर किसी के सिस्टम में बहुत पुराना पाइथन 2 बड़ा हो? क्या जांगो तब भी काम करेगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये कई लोगों के लिए एक समस्या होती है। नहीं, जांगो के नए संस्करण पाइथन 2 पर काम नहीं करेंगे। अच्छा। पाइथन 2 अब ऑफिशियली सपोर्टेड नहीं है और पूरा इकोसिस्टम, मतलब पूरी दुनिया, अब पाइथन 3 पर चली गई है। इसलिए पाइथन वर्जन कमांड चलाकर ये पक्का करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पाइथन 3 हमारे सिस्टम में है। अब हमारे स्रोत एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने पर बहुत जोर देते हैं। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी और डरावना लग सकता है। सरल शब्दों में ये क्या भला है? इसे एक प्रोजेक्ट के लिए एक निजी साफ सुथरे बक्से की तरह सोचिए। जब आप एक जेंगो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो कई दूसरे छोटे छोटे पाइथन पैकेजों पर निर्भर करता है, जिन्हें हम डिपेंडेंसीज कहते हैं। अब सोचिए, आप दो प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। प्रोजेक्ट ए को एक पैकेज का वर्जन 1.0 चाहिए और प्रोजेक्ट बी को उसी पैकेज का नया वर्जन 2.0 चाहिए। ओह, तो वो आपस में टकराएंगे? बिल्कुल। अगर दोनों एक ही जगह इंस्टॉल किए जाएं तो गड़बड़ पक्की है। लेकिन एक नए डेवलपर के लिए ये एक अतिरिक्त कदम जैसा नहीं लगता? क्या मैं सीधे अपने कंप्यूटर पर जेंगो इंस्टॉल नहीं कर सकता? आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये एक टाइम बॉम्ब लगाने जैसा है। हो सकता है आपका पहला प्रोजेक्ट ठीक चले, पर जैसे ही आप दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करेंगे, आपको अजीब सी, मतलब मुश्किल से समझ आने वाली एरर्स मिलेंगी। अच्छा। वर्चुअल एनवायरनमेंट हर प्रोजेक्ट को उसका अपना अलग थलग इकोसिस्टम देता है। ये एक अच्छी आदत नहीं है। ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये भविष्य के सिरदर्द से बचाता है। समझ गया। तो ये भविष्य में होने वाली बड़ी समस्याओं से बचने के लिए एक छोटी सी शुरुआती मेहनत है। तो हमारा वर्चुअल कमरा तैयार है। अब इस खाली कमरे में मुख्य फर्नीचर लाने का समय है। जेंगो खुद। बिल्कुल। और ये पाइथन इकोसिस्टम की खूबसूरती के कारण काफी आसान है। वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आपको बस एक कमांड चलाना है, पिप इंस्टॉल जेंगो। एक मिनट, ये पिप क्या है? ये कहां से आया? पिप को आप पाइथन की दुनिया का ऐप स्टोर समझ सकते हैं। ये पाइथन का पैकेज मैनेजर है। ये एक ऐसा टूल है जो आपको पाइथन कम्युनिटी द्वारा बनाए गए हजारों लाखों पैकेजों को खोजने और इंस्टॉल करने की सुविधा देता है। तो पिप इंस्टॉल जेंगो चलाने पर उड़ करता है और उसे आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर देता है। ये ओपन सोर्स की ताकत को दिखाता है। बहुत खूब। तो पिप ने अपना जादू कर दिया है, जेंगो इंस्टॉल्ड हो गया है। अब हम उस खाली फोल्डर को एक असली जेंगो प्रोजेक्ट में कैसे बदलते हैं? यहीं पर प्रोजेक्ट और ऐप की बात आती है, जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करती थी। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। इसे ऐसे समझिए, प्रोजेक्ट पूरा घर है। ये घर के समग्र नियमों को संभालता है, जैसे पता क्या है, मुख्य दरवाजा कहाँ है। ये आपकी पूरी वेबसाइट का कंटेनर है। और ऐप? ऐप उस घर के अंदर के कमरे हैं। एक किचन, एक बेडरूम, एक लिविंग रूम। हर कमरे का अपना एक खास मकसद होता है। ब्लॉग एक ऐप हो सकता है, फोटो गैलरी एक अलग ऐप हो सकती है। अच्छा, तो जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट माय प्रोजेक्ट कमांड चलाने से हम पूरा घर बना रहे हैं, और ये कमांड कुछ फाइलें बनाता है, जिनमें से दो बहुत खास लगती हैं, manage.py और settings.py। हाँ, manage.py आपके प्रोजेक्ट का स्विस आर्मी नाइफ है। आप इसका उपयोग सर्वर चलाने, डेटाबेस बनाने, नए ऐप शुरू करने, मतलब लगभग हर प्रशासनिक काम के लिए करेंगे। और सेटिंग्स पाए? वो प्रोजेक्ट का दिमाग है, एक सेंट्रल कंट्रोल रूम जहां आप सब कुछ कॉन्फ़िगर करते हैं। कौन सा डेटाबेस इस्तेमाल करना है, कौन से ऐप्स या कमरे इस घर का हिस्सा हैं, और भी बहुत कुछ। ठीक है, घर बन गया।
अब हमें उसमें अपना पहला कमरा यानी ऐप बनाना है। उसके लिए कमांड है python manage.py start app my app। और स्रोतों में एक जरूरी चेतावनी है कि ऐप बनाने के बाद हाँ, आपको घर के दिमाग यानी सेटिंग्स पाई को बताना होगा कि ये नया कमरा मौजूद है। सही। ये एक ऐसी गलती है जो हर नया डेवलपर कम से कम एक बार तो करता ही है। आपको सेटिंग्स पाई खोलना होगा और इंस्टॉल्ड ऐप्स नाम की लिस्ट में अपने नए ऐप का नाम जोड़ना होगा। जब तक आप ऐसा नहीं करते, जैंगो के लिए वो ऐप है ही नहीं। और ये सब सिर्फ फाइलों को करीने से रखने के लिए नहीं है, है ना? आपने डोंट रिपीट योरसेल्फ या DRY सिद्धांत का जिक्र किया था। हाँ, DRY जैंगो की आत्मा है। इसका मतलब है आप एक अच्छा कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला ऐप एक बार बनाते हैं। अब 6 महीने बाद आपको एक दूसरे प्रोजेक्ट में भी एक कॉन्टैक्ट फॉर्म की जरूरत है। तो आप उसे दोबारा नहीं लिखेंगे? बिल्कुल, आप बस उस पहले बनाए गए ऐप को कॉपी करेंगे, उसे अपने नए प्रोजेक्ट में डालेंगे, इंस्टॉल्ड ऐप्स में जोड़ेंगे और वो काम करने लगेगा। ये सिर्फ समय नहीं बचाता, ये आपके कोड को ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। ठीक है, ये समझ में आता है। हमारे पास अब एक स्ट्रक्चर है, एक प्रोजेक्ट और उसके अंदर एक ऐप। लेकिन ये सब अभी भी फाइलों और फोल्डरों में छिपा है। हम अपने ब्राउजर में कुछ कैसे देखें? स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड कैसे लाएं? इसके लिए हमें दो चीजों को एक साथ काम करवाना होगा, एक व्यू और एक URL। एक व्यू। एक व्यू एक साधारण पाइथन फंक्शन है जो views.py फाइल के अंदर रहता है। इसका काम एक वेब अनुरोध लेना और एक प्रतिक्रिया वापस भेजना है। हमारी पहली प्रतिक्रिया बहुत सरल हो सकती है, HTTP रिस्पॉन्स हेलो जैंगो। उसे इस बड़े से कोड बेस में से इसी खास फंक्शन को बुलाना है। ये जैंगो के सबसे सुंदर हिस्सों में से एक है, इसका URL रूटिंग सिस्टम। इसे अपनी वेबसाइट का GPS समझिए। जब कोई यूजर एक URL पर जाता है, तो अनुरोध सबसे पहले प्रोजेक्ट की मुख्य urls.py फाइल पर पहुंचता है। मतलब मेन ट्रैफिक कंट्रोलर पर? हाँ, ये URL के पहले हिस्से को देखता है और कहता है, अच्छा, ये ब्लॉग से शुरू हो रहा है, तो मैं इस अनुरोध को ब्लॉग ऐप के ट्रैफिक कंट्रोलर को भेज दूंगी। फिर ब्लॉग ऐप की अपनी urls.py फाइल URL के बाकी हिस्से को देखती है और उसे views.py में मौजूद एक खास फंक्शन से मैप कर देती है। ये तो बहुत साफ सुथरी प्रणाली है। बहुत ज्यादा। तो हमने एक व्यू बना लिया, उसे एक URL से जोड़ दिया। अब सब कुछ एक साथ देखने का समय है। हाँ, और ये वो जादुई क्षण है। आप अपने टर्मिनल में python manage.py रन सर्वर चलाते हैं, जैंगो एक हल्का बिल्ट इन वेब सर्वर शुरू करता है, फिर आप अपने ब्राउजर में http 127.0.0.1 पर जाते हैं और आपको अपना संदेश हेलो जैंगो दिखाई देता है। हाँ, मुझे आज भी याद है जब मैंने ये पहली बार किया था। आपको लगता है कि आपने कुछ जादू कर दिया है। ये एक छोटा कदम है, पर ये साबित करता है कि आपकी पूरी मशीनरी पाइथन, जैंगो, प्रोजेक्ट, ऐप, व्यू, URL सब सही ढंग से काम कर रही हैं। टेक्स्ट दिखाना बहुत अच्छा है, लेकिन असली वेबसाइटों को डेटा की जरूरत होती है। यूजर प्रोफाइल्स, ब्लॉग पोस्ट और डेटा को डेटाबेस में रखा जाता है। इस मामले में जैंगो का क्या नजरिया है? जैंगो इस मामले में बहुत व्यावहारिक है। ये डिफ़ॉल्ट रूप से SQLite 3 के साथ आता है। SQLite 3 एक फाइल आधारित डेटाबेस है, जिसका मतलब है कि आपको कुछ भी इंस्टॉल या कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई झंझट नहीं। कोई झंझट नहीं। आपका पूरा डेटाबेस आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक ही फाइल में रहता है। ये सीखने और प्रोटोटाइप बनाने के लिए एकदम सही है। लेकिन असल दुनिया के प्रोजेक्ट्स में क्या ये SQL 3 काफी है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। शुरुआती प्रोटोटाइप के लिए ये बेहतरीन है, लेकिन जिस पल आपको कई यूजर्स एक साथ डेटा लिखने या पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, जैसे एक ई-कॉमर्स साइट पर, तो आपको PostgreSQL या MySQL जैसी ज्यादा मजबूत चीज चाहिए होगी। और तब क्या कोड बदलना पड़ेगा? यही तो जैंगो की खूबसूरती है। आपका कोड नहीं बदलता। आप सिर्फ settings.py में कुछ लाइनें बदलकर एक फाइल आधारित डेटाबेस से एक प्रोडक्शन ग्रेड सर्वर पर स्विच कर सकते हैं। और डेटाबेस को तैयार करने के लिए आप बस python manage.py migrate कमांड चलाते हैं। अब हमारे स्रोत जैंगो की एक ऐसी सुविधा का जिक्र करते हैं जिसे वो गेम चेंजर कहते हैं, स्वचालित एडमिन इंटरफेस। ये क्या है? यह जैंगो का गुप्त हथियार है। यह वो सुविधा है जो डेवलपर्स को जैंगो से प्यार करने पर मजबूर कर देती है। सोचिए, आपको अपने ब्लॉग के लिए पोस्ट जोड़ने, एडिट करने या हटाने के लिए एक इंटरफेस चाहिए।
हाँ, हर प्रोजेक्ट में इसकी जरूरत होती है। ज्यादातर फ्रेमवर्क में आपको ये पूरा सिस्टम, लॉगिंग पेज, लिस्ट पेज, एडिट फॉर्म, सब कुछ खुद बनाना पड़ता। इसमें हफ्तों लग सकते हैं। एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि मैंने अभी तक कोई HTML या CSS नहीं लिखा है, कोई फॉर्म नहीं बनाया है, लेकिन मेरे पास अपने डेटा को मैनेज करने के लिए एक पूरा डैशबोर्ड तैयार हो सकता है? बिल्कुल, यही Django का जादू है। आप python manage.py create super user कमांड से एक एडमिन यूजर बनाते हैं, फिर आप अपने ब्राउजर में एडमिन पर जाते हैं, लॉगिन करते हैं और बूम, आपके सामने एक पूरी तरह से काम करने वाला एडमिन पैनल होता है। ये तो अविश्वसनीय है। शुरुआत में ये खाली होता है, लेकिन जैसे ही आप अपने डेटा मॉडल को परिभाषित करते हैं और उसे एडमिन में सिर्फ एक लाइन कोड के साथ रजिस्टर करते हैं, Django स्वचालित रूप से उस मॉडल को मैनेज करने के लिए एक पूरा इंटरफेस बना देता है। ये हफ्तों का काम मिनटों में कर देता है। ये तो सचमुच कमाल है। तो अब हमारे पास एक बुनियादी ढांचा तैयार है। Django इंस्टॉल है, एक प्रोजेक्ट और ऐप है, ब्राउजर में संदेश दिख रहा है और एक डेटाबेस और एडमिन पैनल भी सेट है। अब आगे क्या? बहुत अच्छा सवाल है। अगले 3 तार्किक कदम हैं: मॉडल्स, टेम्पलेट्स और स्टैटिक फाइल्स। एक एक करके समझते हैं। मॉडल्स। मॉडल्स आपकी डेटा का खाका है। models.py फाइल में आप पाइथन क्लास का उपयोग करके बताते हैं कि आपका डेटा कैसा दिखेगा। जैसे एक ब्लॉग पोस्ट में एक टाइटल होगा, एक कंटेंट होगा। और टेम्पलेट्स? अभी तक हमने केवल सादा टेक्स्ट लौटाया है। टेम्पलेट्स आपको डायनामिक HTML पेज बनाने देते हैं। आप एक HTML फाइल बनाते हैं जिसमें आप विशेष टैग का उपयोग करके अपने व्यू से डेटा डाल सकते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट सिर्फ टेक्स्ट ना दिखे, बल्कि एक असली पेज की तरह लगे। बिल्कुल। और तीसरा है स्टैटिक फाइल्स। इसमें आपकी CSS फाइलें, जावास्क्रिप्ट फाइलें और छवियां शामिल हैं। यह आपकी वेबसाइट को सुंदर और इंटरैक्टिव बनाने के लिए है। और गाइड में कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवालों का भी जिक्र है। एक बड़ा सवाल हमेशा ये होता है कि इस एप्लीकेशन को एक लाइव सर्वर पर कैसे ले जाएं? हाँ, ये विकास से प्रोडक्शन में जाने का कदम है। गाइड साफ करता है कि यह एक ज्यादा एडवांस्ड विषय है। इसमें Django का बिल्ट इन सर्वर इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि वो सुरक्षित या कुशल नहीं है। तो फिर क्या इस्तेमाल होता है? आप गुनिकॉन जैसे WSGI सर्वर और NGIX जैसे वेब सर्वर का उपयोग करते हैं। यह एक पूरी अलग चर्चा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि Django इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आज हमने एक लंबा सफर तय किया। एक खाली डायरेक्टरी से शुरुआत की और अब हमारे पास एक लाइव डेवलपमेंट सर्वर पर चलने वाला एक ढांचा है। हमने पाइथन, वर्चुअल एनवायरनमेंट, Django इंस्टॉलेशन, प्रोजेक्ट, ऐप, व्यूज, URL, डेटाबेस और उस शक्तिशाली एडमिन इंटरफेस तक सब कुछ कवर किया। ये एक बहुत मजबूत शुरुआत है। ये वो नींव है जिस पर आप कुछ भी बना सकते हैं। असली शक्ति और मजा तब आता है जब आप इस नींव पर अपने खुद के मॉडल्स, व्यूज और टेम्पलेट्स बनाना शुरू करते हैं। तो एक तरह से असली यात्रा तो अब शुरू होती है। बिल्कुल। अब जब यह बुनियादी ढांचा बनाना आ गया है, तो ये सोचने का समय है इस पर क्या बनाया जाए। पहला ऐप क्या होगा? क्या ये एक व्यक्तिगत ब्लॉग होगा, एक फोटो गैलरी, या शायद किसी शौक से जुड़ा एक छोटा डेटाबेस? संभावनाएं अनंत हैं और पहला कदम अब उठाया जा चुका है।